नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्पेशल क्लास लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। हमारे जितने भी आने वाले गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आने वाले एग्ज़ाम बहुत से हैं। नॉर्थ सेट 2022 आरआरबी, ईएसआईसी, डीएसएसबी की वैकेंसीज़ निकलेंगी, तो उनके एग्ज़ाम्स के लिए ये मैंने काफ़ी ही चुनकर क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, ताकि आप के लिए काफ़ी हेल्पिंग रहे ये क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं हम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी ऐसे ही और भी वीडियोस लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। तो आगे मैं बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है, हु प्रोवाइडेड द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले आपको मैं क्लासिकल कंडीशनिंग बता देती हूँ। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, एक लर्निंग है थ्रू दी एसोसिएशन एंड डिस्कवर्ड बाय पावलोन। ठीक है, जो इवान पावलोन है वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट है। इन द सिंपल टर्म, व्हेन टू स्टिमुलाई आर लिंक्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न रिस्पॉन्स इन अ पर्सन। ठीक है, सिंपल टर्म में क्लासिकल कंडीशनिंग को ये एक्सप्लेन किया गया है, जब दो स्टिमुलाई एक साथ लिंक होते हैं एक टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न रिस्पॉन्स, किसी भी पर्सन या एनिमल में न्यू लर्न रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो एक क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है। और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो जो है जो एग्ज़ाम्पल है जिसने वो प्रोवाइड किया था, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने देखा है अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, आपको चल गया होगा पता। ऑप्शन नंबर सी, इवान पावलोन। ठीक है, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं, और जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है ये इनकी ऑब्जर्वेटिव बेस्ड थ्योरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, द फॉलोइंग मेडिकेशंस वर नोटेड ऑन अ रिव्यू ऑफ द क्लाइंट होम मेडिकेशन प्रोफाइल, विच ऑफ द मेडिकेशन वुड मोस्ट लाइकली एलिवेट द सीरम डिगॉक्सिन लेवल। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, एक पेशेंट है जो घर पे अपनी मेडिकेशन पे है, तो इनमें से वो कौन सी मेडिसिन है जो सीरम डिगॉक्सिन लेवल को एलिवेट करने में एक साइड इफ़ेक्ट है इसका, कि वो मेडिसिन लेने से सीरम डिगॉक्सिन लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर मैं दोस्तों आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है क्विनिडिन। ठीक है, क्विनिडिन एक एंटी एरिथमिक एजेंट है जो कि इर्रेगुलर हार्ट बीट को करेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से सीरम डिगॉक्सिन लेवल एलिवेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाती हूँ। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और इजी भी लग रहे होंगे, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यहाँ पे क्वेश्चन जीके का बन जाता है। यहाँ पे लिखा गया है, द स्टडी ऑफ लेक्स। जो लेक की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं लिम्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये जो बी लिखा हुआ है इसको ज़रा इग्नोर करना। ठीक है, तो लिम्नोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ लेक इज़ लिम्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कोगुलेशन पैरामीटर अफेक्टेड बाय वारफरिन। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा पैरामीटर है जो वारफरिन से अफेक्ट होता है। एक पेशेंट है जो वारफरिन ले रहा है, ठीक है, वारफरिन की मेडिकेशन में है। वारफरिन एक एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है। ठीक है, वो लेते टाइम पे पेशेंट की बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लीडिंग टाइम। पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है वारफरिन लेते वक्त। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाती हूँ दोस्तों। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ऑलमोस्ट जितने भी मेरे क्वेश्चन बनाए हैं सारे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, जितने भी एग्ज़ाम्स के डीएसएसबी, आरआरबी, ईएसआईसी, नॉर्थ सेट, ये उनमें से लिए गए क्वेश्चन हैं।
और जो भी मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं उनमें से लिए गए क्वेश्चन हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट गोज इंसुलिन हेल्प टू मूव इनटू द सेल। यहाँ पे पूछा गया है, 4 आपको इलेक्ट्रोलाइट के नाम दे रखे हैं। अब पूछा गया है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो इंसुलिन की हेल्प करता है सेल के अंदर मूव करने में। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है पोटेशियम। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में पेशेंट को हम KCl प्लस इंसुलिन देते हैं D5 में डाल के। पोटेशियम का काम यही होता है ताकि वो इंसुलिन को सेल के अंदर एंटर करने में हेल्प करे। ठीक है, तो राइट आंसर है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 6, टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ बेड सोर्स। ठीक है, यहाँ पे होने की बात नहीं कर रहे, प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को प्रिवेंट करना है, ICU का पेशेंट है या कोई भी बेड रिडन पेशेंट है, अब हमें पता है उसको बेड सोर हो जाएंगे, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, रीपोजिशन दी बेड रिडन पेशेंट। कोई भी बेड रिडन पेशेंट है, उसकी जो पोजीशन है उसको बार बार चेंज करना है हर 1 से 2 घंटे के अंदर। तो ऑप्शन है रीपोजिशन ऑफ बेड रिडन पेशेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा गया है, द हीमोग्लोबिन कंटेन दी मेटल। हीमोग्लोबिन कौन सी मेटल कंटेन करता है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन। ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है आयरन मेटल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाती हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये दोस्तों समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि मैग्नीशियम सल्फेट तो आप जानते ही हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट को और किस तरीके से हम जानते हैं। तो यहाँ पे नाम दे रखा है इप्सम सॉल्ट। ऑप्शन नंबर A में इप्सम सॉल्ट ऑल्सो नोन एज मैग्नीशियम सल्फेट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फ्रैक्चर होने के बाद जो हाथ में प्लास्टर चढ़ जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। लेकिन ये तो नाम जेनरिक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है केमिकल नाम क्या होता है, केमिकली क्या बोलते हैं हम। तो केमिकली हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे बोला गया है टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर। एक पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है, ठीक है। अब पेशेंट को वो बाहर ना निकल जाए या खिंचे ना, तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेशेंट की टेप लगानी पड़ेगी कैथेटर पे। और वो टेप कहाँ लगाएंगे, अपर थाई में। ठीक है, अपर थाई में टेप लगा देंगे, कैथेटर को पकड़ के अपर थाई पर टेप लगा देंगे। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ कैंसर पेशेंट रिसीविंग सबक्यूटेनियस मॉर्फिन सल्फेट। एक कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, कैंसर का पेशेंट है, इंजेक्शन ले रहा है मॉर्फिन क्योंकि पेन होता है उसे। तो यहाँ पे बोला गया नर्सिंग एक्शन क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर ऑफ द पेशेंट। अब पेशेंट को मॉर्फिन चल रही है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग केयर क्या होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, मॉनिटर दी रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, अब यहाँ रेस्पिरेटरी रेट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो मॉर्फिन सल्फेट है उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, जो हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको डिप्रेस करता है ये, जिससे कि रेस्पिरेशन में फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमें देते वक्त उसको रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12th क्वेश्चन, मिलियोथेरेपी। अब यहाँ पे बोला गया है कि मिलियोथेरेपी किसने डेवलप की थी। तो मिलियोथेरेपी जो जिसने डेवलप की थी उनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड नाम है। अब हम ये देख लेते हैं कि मिलियोथेरेपी होती क्या है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है जो मिलियोथेरेपी है एक फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी होता है जो इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिटीज़। पेशेंट जॉइन द ग्रुप अराउंड 30 पीपल्स फॉर बिटवीन 9 and 18 months and during their stay patients are encouraged to take the responsibility for themselves and the others
within the unit and based upon the hierarchy of the collective consequences. And patients are expected to hold one another following rules. ठीक है, जिसमें कि हम पेशेंट के लिए क्या करते हैं, ट्रीटिंग दी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, तो मिलियोथेरेपी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये एक साइकोथेरेपी होती है जिसमें कि हम ट्रीट करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जिसमें जो कि एक साइकोथेरेपी जिसमें हम कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, जिसमें अराउंड 30 पीपल्स होते हैं और 12 से 18 महीने के एवरेज हमें यहाँ स्टे करना होता है थेरेपी में। ठीक है, तो ये मिलियोथेरेपी है जो कि सिगमंड फ्रेड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिगमंड फ्रेड जो थे उन्होंने ये डेवलप की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया है, डायबिटीज़ का क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है एक डायबिटीज़ टाइप 1 का एक पेशेंट है, उसने नर्स से पूछा कि क्या मैं ओरल एंटीबायोटिक एजेंट ले सकता हूँ। तो नर्स ने एक्सप्लेन किया कि जो ये मेडिसिन होती हैं, ये जो मेडिसिन है वो कौन से पेशेंट पे इफ़ेक्टिवनेस होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, हैज़ टाइप 2 डायबिटीज़। नर्स ने पेशेंट को ये बताया कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है ओरल मेडिसिन्स। तो राइट आंसर आपको चल गया होगा पता। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि रिपीटेटिव क्वेश्चन है GMCH 2019 का। यहाँ पे बोला गया है जब यूनाइटेड स्टेट में वॉर चल रहा था, ठीक है, वॉर के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट ने जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है हमारी, तो उनसे असिस्टेंस के लिए बोला गया था मिलिट्री हॉस्पिटल में। वो कौन सा वॉर था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपके पास, इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो जो वॉर था वो क्रीमियन वॉर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। ये जो क्वेश्चन है इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है आजकल। तो क्रीमियन वॉर के टाइम पे यूएस ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल से मिलिट्री हॉस्पिटल में असिस्टेंस की नीड थी, तो उनसे नीड मांगी थी एज अ नर्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 बता देती हूँ, जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग गिवन द स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड पूछी गई है इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है कार्डियोलॉजिस्ट जो है हार्ट से रिलेटेड होते हैं, उसी वे में सेम जो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे कायरोप्रैक्टर्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट से रिलेटेड है, तो आप सोच के बताइए कायरोप्रैक्टर्स किससे रिलेटेड होंगे दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, कायरोप्रैक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे जॉइंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जॉइंट, क्योंकि जो कायरोप्रैक्टिस होती है उसमें क्या होता है, पेन के पेशेंट आते हैं, पेन जिनको बॉडी में पेन रहता है, स्पाइन से रिलेटेड, बोन जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें प्रेशर लगाकर, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके बॉडी को अलग अलग पोजीशंस में करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसे हम कायरोप्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, जो कि जॉइंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ यूज्ड इन मर्करी पॉइजनिंग। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा सब्सटेंस मर्करी पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में मर्करी पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है वो है डाइमर कैप्रोल। तो डाइमर कैप्रोल एंटीडोट यूज़ किया जाता है मर्करी पॉइजनिंग के टाइम पे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक डाउन द फैट टू प्रोड्यूस द कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऑर्गन है जो फैट को ब्रेक डाउन करता है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो आप इसका आंसर मुझे देंगे। ठीक है दोस्तों, कि इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो फैट को ब्रेक डाउन करके कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, और इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस में और भी वीडियो टेस्ट सीरीज़ लेकर आती रहूँगी दोस्तों। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड
बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आप तक सारी अपडेट पहुंच सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर।